कन्फ्यूजन रहता है। और एनर्जी सोर्सेज के बारे में उनका क्लासिफिकेशन को देखेंगे। उसके बाद फिर हम नेटवर्क के एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे और कुछ जो बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है हमारे इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। तो सबको ये तो पता है कि करंट क्या होती है। करंट का बेसिक मीनिंग होता है बेसिकली फ्लो करना। द फ्लो ऑफ एनीथिंग इज़ करंट। लाइक अगर हम नदी की बात करते हैं, एक रिवर की बात करते हैं, तो वहाँ भी जब वाटर फ्लो होता है तो हम कहते हैं कि दैट इज़ द करंट ऑफ वाटर। ठीक है। सिमिलरली अगर किसी भी चीज़ का फ्लो होता है तो उसको हम बोलते हैं करंट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है कि जो हमारा कोई भी कंडक्टर होता है उसमें आपको पता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एक फोर्स मिलता है देन वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगते हैं। ठीक है। जब वो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो बहुत बड़े नंबर में वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, तो उनके फ्लो को ही हम लोग क्या बोलते थे जनरली, इलेक्ट्रिक करंट हम लोग बोल देते हैं। तो इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो प्रॉपर डेफिनेशन में हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम ए गिवन पॉइंट इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट। किसी भी सर्किट में जो चार्ज का फ्लो है उसका जो रेट होता है कि कितनी देर में कितना चार्ज किसी पर्टिकुलर एरिया से पास हो रहा है। ठीक है। उसको हम बोलते हैं कि वो हमारी करंट है। ठीक है। या इसको हम दूसरे तौर पे कह सकते हैं कि एनी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कैरियर्स सच एज इलेक्ट्रॉन्स इज़ ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि जो भी इलेक्ट्रिक चार्ज कैरियर्स होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो इसका एक बेसिक सा फॉर्मूला निकल के आता है कि I इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी, वेयर क्यू इज़ दी चार्ज। यानी कि किस रेट से आपका चार्ज फ्लो हो रहा है, दैट रेट इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। नाउ if we are talking about the direction of unit of current, then simply the unit of charge is coulomb and divided by time, तो unit is coulomb per second और एक जनरल यूनिट इसकी होती है एम्पियर। ठीक है। अब एक और इसमें फैक्ट है कि डायरेक्शन क्या होगी आपकी करंट की। तो देखिए जिस डायरेक्शन में करंट इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं उसकी अपोजिट डायरेक्शन में हम करंट की डायरेक्शन को लिया जाता है हमेशा। ठीक है। तो एक और चीज़ करंट के बारे में, एक और कंसेप्ट मैं आपको क्लियर करा दूं कि करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करती है। यानी कि अगर आपके पास एक करंट फ्लो कर रही है और इसके पास आगे बढ़ने के लिए दो रास्ते हैं, एक ये रास्ता है जिसमें आपका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, एक ये है जिसमें रेजिस्टेंस कम है। ठीक है। तो सीधी सी बात है कि करंट हमेशा क्या होगा, सपोज़ यहाँ से अगर 10 एम्पियर करंट जा रही है तो मे बी जो करंट का बड़ा पोर्शन है वो यहाँ से निकल के जाएगा। सपोज़ अगर मैं कह दूँ कि 8 एम्पियर इधर से जा रही है तो 2 एम्पियर इधर से जा रही है। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि करंट का जो मेजर पोर्शन होता है या करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करती है। अब इसी में अगर मैं एक और चीज़ ऐड कर दूं, सपोज़ मैं पाथ का रेजिस्टेंस ही ख़त्म कर दूं, यानी कि मैं यहाँ से क्या करूं कि एक शॉर्ट सर्किट ब्रांच है। तो ध्यान रखना हमेशा एक चीज़ कि जब भी किसी सर्किट में पैरेलल में कोई शॉर्ट सर्किट ब्रांच होती है तो चूँकि करंट की प्रॉपर्टी है कि वो हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करती है, तो सारी की सारी करंट उसी पाथ से निकल जाएगी, कोई और रास्ता वो लेगी ही नहीं। तो बाकी ब्रांचेस में कोई भी करंट नहीं जाएगी, करंट हमेशा केवल शॉर्ट सर्किट पाथ से निकल जाएगी और उसके पैरेलल में जितनी भी ब्रांचेस होंगी उनमें कोई भी करंट नहीं होगी। एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, जब आप सर्किट की एनालिसिस करते हैं तब इसका बहुत यूज़ होता है। सो आई होप के आई हैव मेड क्लियर यू द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आगे बढ़ते हैं, पोटेंशियल की बात करते हैं। तो पोटेंशियल के बारे में आपको पता है, देखिए बहुत यूनिट होती हैं जिसमें हम बात करते हैं। कभी हम कहते हैं पोटेंशियल है, कभी हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस है, कभी हम उसको वोल्टेज बोलते हैं, कभी हम उसको ईएमएफ बोलते हैं। तो इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा बड़ा कोई डिफरेंस है नहीं बेसिकली। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोटेंशियल की। पोटेंशियल क्या है, देखिए एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क ऑफ ए चार्ज बॉडी इज़ डिफाइंड एज पोटेंशियल। यानी कोई चार्ज बॉडी है, अगर उसकी जो कुछ भी काम करने की एबिलिटी है, दैट एबिलिटी इज़ नोन एज पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। ठीक है। अब
अगर मैंने कह दिया कि भाई यहाँ पर एक पोटेंशियल है, एक पोटेंशियल यहाँ पर है, तो इस पोटेंशियल और इस पोटेंशियल के बीच का जो डिफरेंस है, ठीक है, दैट डिफरेंस इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस, और इसी को वोल्टेज भी कहा जाता है। कई बार हम वोल्टेज बोलते हैं, तो बेसिकली वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज डिफरेंस होती है एक्चुअल टर्म। तो वोल्टेज डिफरेंस, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, ये एक ही बात होती है। दो पॉइंट्स के बीच का जो वोल्टेज होता है उस या पोटेंशियल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो अगर मैं इसके डेफिनेशन पे जाऊं प्रॉपर, तो इन अ स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड द वर्क रिक्वायर्ड टू मूव पर यूनिट चार्ज बिटवीन टू पॉइंट्स इज नोन एज वोल्टेज। पर यूनिट चार्ज को दो पॉइंट्स के बीच मूव कराने के लिए जो वर्क रिक्वायर्ड होता है, दैट वर्क इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस, या द डिफरेंस इन चार्ज बिटवीन हायर पोटेंशियल एंड लोअर पोटेंशियल। एक पॉइंट पे हायर पोटेंशियल है, एक पे लोअर पोटेंशियल है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस को ही हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और दोस्तों, इस डिफरेंस की वजह से ही उन दो पॉइंट्स के बीच में करंट फ्लो कर सकती है। तो करंट की ये प्रॉपर्टी होती है हमेशा कि करंट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, तो करंट की जो डायरेक्शन होगी वो भी इन्हीं पे डिपेंड करती है कि किस साइड में हायर पोटेंशियल है, किस साइड में लोअर पोटेंशियल है, वहाँ से डायरेक्शन डिसाइड होती है। ठीक है, अब तीसरी टर्म जो अक्सर सुनने को मिलती है वो है ईएमएफ या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो देखिए, फोर्स का क्या काम होता है, किसी भी चीज़ को मूव कराना। अब ये हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे किसी भी मटेरियल में, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जब तक वो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे, सर्किट में करंट आपकी फ्लो नहीं होगी। तो उन इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने के लिए एक फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। उस फोर्स को अप्लाई करने से क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं और मूव करने लगते हैं। दैट फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और इसी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को कई बार हम वोल्टेज भी बोल देते हैं, जो सोर्स में हम वोल्टेज बोल देते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो बेसिकली ईएमएफ क्या है, एक सोर्स है ऐसा जो कि फोर्स प्रोवाइड करा रहा है ताकि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी भी मटेरियल में वो मूव कर सकें और हमारी जो करंट है वो फ्लो होने लगे। तो जब तक ईएमएफ नहीं होगा तब तक करंट भी नहीं होगी। ठीक है, तो जनरली जो ये तीन टर्म्स आपको सुनने को मिलती हैं, पोटेंशियल, वोल्टेज और ईएमएफ, ये एक जैसी ही टर्म है, कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। एक ही चीज़ को हम तीन तरीके से बोलते हैं और इन सब की यूनिट भी हमारी क्या होती है, वोल्ट होती है या जूल पर कूलम्ब होती है। हाँ, यहाँ मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जनरली हम ईएमएफ जो यूज़ करते हैं वो केवल सोर्स के लिए करते हैं। जैसे बैटरी, तो बैटरी का लिए हम बोलेंगे कि इस बैटरी का ईएमएफ इतने वोल्ट है, 12 वोल्ट की बैटरी है। जबकि वोल्टेज का हम दोनों जगह यूज़ करते हैं। हम बैटरी का वोल्टेज भी बोल सकते हैं कि 12 वोल्ट है, लेकिन अगर रास्ते में कोई रेजिस्टेंस है, ठीक है, या फिर जैसे ये ब्रेक है, तो यहाँ जो ड्रॉप हो रहा है वो वोल्टेज ड्रॉप कहलाएगा, ईएमएफ ड्रॉप नहीं कहलाएगा। उसको हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज ड्रॉप ही बोलते हैं। तो ये कहने का डिफरेंस है, लैंग्वेज का डिफरेंस है। बाकी टर्म वाइज अगर आप जाएंगे, क्वांटिटी वाइज आप जाते हैं, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। V इज़ ऑलवेज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, dW/dQ। ठीक है, या यहाँ पे यूनिट ऑफ ईएमएफ हम क्या बोलते हैं, जूल पर कूलम, या फिर जो वेल नोन यूनिट है दैट इज़ वोल्ट। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट था आपका वोल्टेज और ईएमएफ का। इसके बाद हम चलते हैं सोर्स की तरफ। देखिए, एनर्जी सोर्स को क्लासीफाई करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं, बट मैंने इसको बड़े सिंपल तरीके से क्लासीफाई किया है। सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि दो तरह के सोर्सेज होते हैं। एक होते हैं इंडिपेंडेंट सोर्स, ठीक है, और एक होते हैं डिपेंडेंट सोर्स। इंडिपेंडेंट सोर्स वो सोर्स को कहते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं। मतलब वो, अगर सपोज मैं आपसे कहता हूँ कि एक 12 वोल्ट की बैटरी है, तो इट विल सप्लाई 12 वोल्ट। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर कोई 12 वोल्ट की बैटरी है तो 12 वोल्ट सप्लाई करेगी, कोई 6 वोल्ट की बैटरी है तो वो 6 वोल्ट सप्लाई करेगी। मतलब उसकी वैल्यू किसी और चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रही है। आप सर्किट बड़ा बनाओ, आप सर्किट छोटा बनाओ, वो जितने वोल्ट की बैटरी है उतने ही वोल्ट सप्लाई करेगी। ठीक है, अब दूसरी तरफ है हमारा डिपेंडेंट सोर्स। डिपेंडेंट सोर्स में क्या होता है कि इनकी जो वैल्यूज़ होती हैं ये किसी ना किसी चीज़ पे डिपेंड करती हैं। अब देखिए, हमारे पास दो ही तो क्वांटिटी हैं, या तो वोल्टेज है या करंट है। अब अगर सोर्स हमारा ऐसा है कि क्यों कहीं पे किसी करंट पे डिपेंड कर रहा है या किसी वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है, मतलब उसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है। अगर किसी सर्किट के किसी पार्ट में उस पर्टिकुलर करंट या वोल्टेज की वैल्यू चेंज होती है तो हमारे सोर्स की वैल्यू भी चेंज
हो जाएगी। तो इसलिए हम उसको बोलते हैं कि ये डिपेंडेंट सोर्स है, क्योंकि ये किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है। अभी हम इसको और एक्सप्लेन करेंगे। पहले इंडिपेंडेंट में चलते हैं। तो जनरली हमारे पास दो ही तरह के सोर्स होते हैं, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स, और ये दोनों ही एसी भी हो सकते हैं, डीसी सोर्स भी हो सकते हैं। दोनों ही सप्लाई में हम इसको यूज़ करते हैं। एसी सोर्स भी होते हैं, डीसी सोर्स भी होते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ सिंबल दिए, जैसे ये डीसी का सिंबल है और ये एसी का सिंबल है और ये हमारी किसी बैटरी का सिंबल है। इसके साथ साथ अगर हम केवल दो प्लेट दिखाते हैं तो वो हम एक सेल के लिए दिखाते हैं कि भाई ये हमारा एक सेल का सिंबल है। तो ये भी वोल्टेज सोर्स की तरह ही ट्रीट किया जाता है। जबकि करंट सोर्स में हम एरो बनाते हैं। अगर एरो के साथ में हमने ये एक साइन वेव का सिग्नल बनाया हुआ है तो ये जनरली यूज़ किया जाता है एसी सोर्स के लिए, बट करंट सोर्स के लिए। नाउ अगर हम बात करते हैं डिपेंडेंट सोर्स की, तो देखिए दो क्वांटिटी हैं, दो क्वांटिटी में चार पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। यानी कि पहले तो मैंने वोल्टेज सोर्स को लिया है, दो वोल्टेज सोर्स को लिया है। एक बार वोल्टेज सोर्स जो है मेरा डिपेंड कर रहा है वोल्टेज पे, और दूसरी बार मेरा वोल्टेज सोर्स डिपेंड कर रहा है करंट पे। तो मैंने इनका नाम दे दिया वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। कई बार इसका नाम आपको पढ़ने को मिलेगा वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स या करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। तो एक ही बात है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। वो लोग अपनी जगह सही हैं, हम लोग अपनी जगह सही हैं, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ से क्या होगा कि वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, इसका मतलब क्या है, देखिए ये एक सोर्स है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो इस सोर्स की वैल्यू मैंने लिखी है A इंटू वी, यानी कि A तो इसकी वैल्यू है सोर्स की, सपोज 2 3 4 जो भी आप 2 3 4 5 जो भी वैल्यू लेना चाह रहे हैं। और ये लेकिन ये V जो साथ में है ये वेरिएबल है, ये वैल्यू इस V पे डिपेंड कर रही है, और ये V हमें सर्किट में यहाँ कहीं गिवन है। यानी कि अगर ये वैल्यू कहीं से चेंज होती है तो इस सोर्स की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं डिपेंडेंट सोर्स, क्योंकि इसकी वैल्यू इस V पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो जैसे जैसे ये V की वैल्यू चेंज होगी इस सोर्स की वैल्यू भी चेंज होगी। अब चूंकि ये एक वोल्टेज सोर्स है इसलिए इसमें प्लस माइनस लगा है और इसको डायमंड शेप में शो किया जाता है। तो यहाँ चूंकि प्लस माइनस है इसका मतलब ये एक वोल्टेज सोर्स है। चूंकि ये वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है, इस वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए मैंने इसको क्या बोला, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ठीक है। सेकंड में मूव करते हैं, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। अब आप यहाँ देखिए ये एक वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। क्योंकि यहाँ मैंने वोल्टेज सोर्स लिखा है तो ये एक वोल्टेज सोर्स है, यस प्लस माइनस, लेकिन इसकी वैल्यू क्या है, ए पी इंटू एल आई मतलब ये किसी करंट पे डिपेंड कर रहा है। अब की बार वेरिएबल क्या है, करंट, और ये करंट हमें सर्किट में कहीं गिवन होगी, जैसे ये यहाँ पे गिवन है, यानी कि ये इस करंट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब ये चूंकि इस करंट पे डिपेंड कर रहा है और सोर्स वोल्टेज है तो मैंने इसको नाम दे दिया करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। सिमिलरली अब दो मैंने करंट सोर्स लिए, करंट सोर्स और करंट सोर्स। ये करंट सोर्स भी एक बार वोल्टेज पे डिपेंड करता है, एक बार करंट पे डिपेंड करता है। तो बेस्ड ऑन दैट वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स और करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। तो अब देखिए चूंकि ये करंट सोर्स है तो मैंने इसको एरो से रिप्रेजेंट किया, और ये चूंकि वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है तो यहाँ जो वेरिएबल है वो वोल्टेज होगा, और ये वोल्टेज हमें सर्किट में कहीं ना कहीं गिवन होगा, जैसे कि यहाँ पर ये गिवन है, ठीक है। इसी तरह से जो हमारा करंट सोर्स करंट पे डिपेंड कर रहा है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ए आई इंटू आई, और ये आई हमें कहीं ना कहीं गिवन होगा, जैसे यहाँ ये गिवन है, ठीक है। तो इस तरह से हमने अपने सोर्सेज को क्लासीफाई किया है। तो मेजर तो हमारे पास दो ही तरह के सोर्स होते हैं, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। बट कई बार हमको जब हम सर्किट थ्योरी में जाते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो हमें इन सोर्स को भी एनालाइज करना पड़ता है। तो इसलिए मैंने आपको ये कंसेप्ट क्लियर किया, क्योंकि जब मैं अपनी अगली वीडियोस अपलोड करूँगा तो वहाँ पे मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स दिखाऊंगा जहाँ पे इन सोर्स का यूज़ होगा। तो इसलिए मैंने आपको ये कंसेप्ट क्लियर करना ज़रूरी समझा। अदरवाइज़ इन जनरल लाइफ हम जो दो सोर्स पढ़ते हैं वो वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स ही होते हैं। अब बात करते हैं आगे आइडियल सोर्सेज की। देखिए दो तरह से हम सोर्सेज को कह सकते हैं कि या तो सोर्स आइडियल सोर्स होगा या प्रैक्टिकल सोर्स होगा। जब हम न्यूमेरिकल करते हैं, जब हम कुछ कैलकुलेशन करते हैं, तो प्रैक्टिकल सोर्स को कंसिडर करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपको पता है प्रैक्टिकल सोर्स में प्रॉब्लम क्या आएगी कि प्रैक्टिकल सोर्स की वैल्यूज़ जो हैं वो टेम्परेचर के साथ में जो फिजिकल कंडीशंस होती हैं उस समय एनवायरमेंटल, उसके साथ साथ उनकी वैल्यूज़ चेंज हो सकती है। सपोज़ मैं एक 12 वोल्ट का सोर्स ले रहा हूँ, 12 वोल्ट की बैटरी ले रहा हूँ, बट एक्चुअल में उसका वोल्टेज 11.95 है, या उसका वोल्टेज 12.05 वोल्ट हो गया, या थोड़ी देर बाद उसका वोल्टेज जो है वो और थोड़ा सा कम या ज़्यादा हो गया, मतलब वो वेरी कर सकता है। तो हमारे रिजल्ट्स कभी भी एक्यूरेट नहीं हो सकते हैं अगर हम प्रैक्टिकल सोर्स को लेके चलें, क्योंकि प्रैक्टिकल वैल्यूज़ हमेशा चेंज होती रहती हैं,
ठीक है। बट आइडियल सोर्स में हमने क्या है कि अगर हमने कह दिया कि कोई लॉसेस नहीं हो रहे हैं आपके सोर्स में, ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर 12 वोल्ट की बैटरी है तो वो 12 वोल्ट ही सप्लाई करेगी, 2 एम्पियर का करंट सोर्स है तो वो 2 एम्पियर ही सप्लाई करेगा, ठीक है। तो हम जब कैलकुलेशन करते हैं अपनी, जो भी हमारा न्यूमेरिकल होते हैं, थ्योरेटिकल जो भी हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, इन दैट कैलकुलेशन वर्क हम हमेशा आइडियल सोर्स ही मान के चलते हैं, हम कभी भी प्रैक्टिकल सोर्स मान के नहीं चलते हैं, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं आइडियल सोर्स की। तो हमने दो सोर्स के बारे में जिक्र किया, आइडियल वोल्टेज सोर्स। तो सबसे पहले आइडियल वोल्टेज सोर्स की अगर हम बात करें तो सोर्स आइडियल कब कहलाएगा, जब वो कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई कर रहा होगा थ्रू आउट द टाइम। यानी कि अगर ये डीसी सोर्स है तो अगर मैंने इसको 2 वोल्ट दिया है तो ये 2 वोल्ट हमेशा सप्लाई करता रहेगा, ठीक है। अब बट एक्चुअल में ऐसा थोड़ी होता है। आप सोचिए जो बैटरी होती है उसका वोल्टेज धीरे धीरे, अगर आप उसको लोड ना भी लगाओ तब भी क्या होता है कि वो धीरे धीरे डाउन हो जाती है। तो डाउन क्यों होती है, डिस्चार्ज क्यों होती है, क्योंकि उसका खुद का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है और उसके थ्रू लॉसेज हमेशा होते रहते हैं। तो अगर मैं प्रैक्टिकल सोर्स की बात करूं तो प्रैक्टिकल सोर्स में एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है सोर्स का, यहाँ पे हमने उसको RS नाम दिया है, इंटरनल रेजिस्टेंस या सोर्स रेजिस्टेंस, जो कि उसके साथ सीरीज में कनेक्ट होता है। यहाँ पे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बहुत यूज़ होता है इस चीज़ का। वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस उसके साथ सीरीज में कनेक्ट होता है, ठीक है। अब चूंकि हम इसको आइडियल में मान के चल रहे हैं तो आइडियल में हम इसको कोई रेजिस्टेंस शो नहीं करते हैं, एज ए शॉर्ट सर्किट दिखाते हैं। तो शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या है कि हम इस रेजिस्टेंस को जीरो दिखा रहे हैं, इस रेजिस्टेंस को जीरो दिखा रहे हैं। तो ये मान के ये हम कह सकते हैं कि एक आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, जीरो होता है। प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो उसका रेजिस्टेंस बहुत लो होता है। अगर हम यहाँ प्रैक्टिकल की भी बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि जीरो तो नहीं होता है, ठीक है, जीरो तो आइडियल केस में होता है, बट अगर प्रैक्टिकल केस में भी बात करें तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत लो होता है, ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें करंट सोर्स की, तो देखिए करंट सोर्स में क्या होता है कि यहाँ भी अगर आइडियल है तो इट शुड प्रोवाइड कांस्टेंट करंट थ्रू आउट द टाइम। अब बात करते हैं इसके रेजिस्टेंस की। देखिए वोल्टेज सोर्स में इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट होता है, बट करंट सोर्स में कैसे कनेक्ट होता है, पैरेलल में। ये दो चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है कि करंट सोर्स में जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है दैट शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल। अब अगर मुझे यहाँ पे, चूंकि आइडियल में तो रेजिस्टेंस लेना नहीं है, तो रेजिस्टेंस नहीं लेना है तो इसका मतलब मैंने इसको क्या किया हुआ है, इसको एक तरह से ओपन किया हुआ है। और ओपन करने का मतलब क्या है कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो कैसा है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है। तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है एक आइडियल करंट सोर्स का। वोल्टेज सोर्स का रेजिस्टेंस होता है जीरो, करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है इनफाइनाइट। अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, बहुत हाई होगी, क्योंकि इन्फिनिटी अगर हम नहीं कह रहे हैं, इन्फिनिटी नहीं कह रहे हैं तो हम क्या कहेंगे कि ये भैया बहुत हाई है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, बहुत हाई होगी। तो दो चीज़ आपको यहाँ से कंक्लूजन में निकल के आती हैं कि आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होता है और वो सीरीज में कनेक्ट होता है, जबकि आइडियल करंट सोर्स में जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है और पैरेलल में कनेक्ट होता है। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ एलिमेंट। देखिए जब हम सर्किट की बात करते हैं तो उसमें एलिमेंट्स को थोड़ा समझना होता है, कैटेगरी वाइज हम उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम एलिमेंट्स को दो मेन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक्टिव एलिमेंट एंड पैसिव एलिमेंट। एक्टिव एलिमेंट किसको बोलेंगे, वो एलिमेंट जो सर्किट को एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, जो एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। जबकि दूसरी तरफ पैसिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो एनर्जी को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। ये क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ये एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं या फिर डेसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी तरफ एक्टिव एलिमेंट क्या है, इट कैन कंट्रोल द फ्लो ऑफ चार्ज या डायरेक्शन ऑफ करंट। जैसे अगर बैटरी की डायरेक्शन को आप चेंज कर दीजिए, करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, बट ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये तो करंट को प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते हैं, इनके लिए फिक्स है। अगर इसमें चार्ज स्टोर है तो वो उनकी ये फिक्स डायरेक्शन होगी और वो उसी डायरेक्शन में करंट को फ्लो कराएगा, उसकी पोलैरिटी आप चेंज नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जांपल वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, वैक्यूम ट्यूब्स, बैटरी, ये सब हमारे क्या है, एक्टिव एलिमेंट है। जबकि पैसिव एलिमेंट क्या है, रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर, ठीक है।
ये फिजिकली कैसे दिखाई देते हैं, कुछ इस तरह के होते हैं, कैपेसिटर इंडक्टर और भी तरह के होते हैं, बट यहाँ सैंपल के लिए आपको दिखाया। अब इसमें देखिए मैंने एक बात कही थी कि इट कैन ओनली स्टोर, तो देखिए ये जो दो एलिमेंट है ये और ये एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, और ये हमेशा एनर्जी को डेसिपेट करता है, ये एनर्जी को हमेशा डेसिपेट करता है, एनर्जी को रिलीज करता है, इसमें हीट लॉस होते हैं, ठीक है, एनर्जी लॉस होते हैं, जबकि ये एनर्जी को स्टोर करता है। और किस फॉर्म में स्टोर करता है, कई बार आपसे पूछ लेता है कि जब दोनों ही एनर्जी को स्टोर करते हैं देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपेसिटर एंड इंडक्टर, तो आप बता सकते हैं कि कैपेसिटर जिस एनर्जी को स्टोर करता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म में होती है, जबकि इंडक्टर जिस एनर्जी को स्टोर करता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में होती है, ठीक है। तो दोनों में एनर्जी में ये डिफरेंस होता है, दोनों एनर्जी को स्टोर करते हैं, बट कैपेसिटर स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी एंड इंडक्टर इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट। नाउ लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट, तो देखिए बड़ा सिंपल सा है कि लीनियर एलिमेंट वो होते हैं जिनके वोल्टेज और करंट का रिलेशन हमेशा कांस्टेंट आता है, यानी कि मैं V और I को कहीं पे भी डिवाइड कर दूं, अब जैसे ये रिलेशन मैंने दिखाया है, ये एक स्ट्रेट लाइन से शो हो रहा है, तो ये कांस्टेंट है। अगर मैं इस पॉइंट पे आपका करंट और वोल्टेज निकालूं, ठीक है, तो यहाँ पे जो रेशो आएगा वही रेशो मुझे इस पॉइंट पे भी मिलेगा, ठीक है, वही रेशो मुझे इस पॉइंट पे भी मिलेगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे वोल्टेज और करंट का रेशो हमेशा कांस्टेंट होगा, जबकि नॉन लीनियर एलिमेंट में मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ। यहाँ देखिए ये जो करेक्टरिस्टिक है डायोड की है, जितनी भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस उनकी करेक्टरिस्टिक ऐसी मिलेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ तक तो ये सही चल रहा है, लेकिन यहाँ पे आते ही ये एकदम से वोल्टेज बहुत कम है, करंट बहुत ज़्यादा हो गई है, तो यहाँ पे ये कांस्टेंट नहीं हो सकता है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, नॉन लीनियर एलिमेंट बोला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे जो लीनियर एलिमेंट होते हैं रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, जबकि जितनी भी हमारी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं वो सभी क्या होती हैं, नॉन लीनियर एलिमेंट्स होते हैं, जैसे डायोड है, ट्रांजिस्टर है, ठीक है, या जो हमारे FET, BJT, जितनी भी हमारी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं वो सभी नॉन लीनियर होती हैं। तो एक और डिफरेंस है, लीनियर एलिमेंट हमेशा ओम्स लॉ को फॉलो करता है, जबकि नॉन लीनियर एलिमेंट्स ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लीनियर एलिमेंट्स एंड नॉन लीनियर एलिमेंट्स। नेक्स्ट है यूनिलेटरल एंड बाइलेटरल एलिमेंट्स। तो देखिए नाम से पता चल रहा है, यूनि मतलब यूनिक, यानी कि ये एलिमेंट्स वो एलिमेंट होते हैं जो करंट को केवल एक ही डायरेक्शन से फ्लो होने देते हैं, दूसरी डायरेक्शन से फ्लो ही नहीं होने देंगे, ठीक है। जबकि जो हमारा बाइलेटरल एलिमेंट है ये क्या होते हैं, करंट को किसी भी डायरेक्शन से फ्लो करने की परमिशन देते हैं, यानी कि करंट कहीं से भी आए इनको फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें यूनिलेटरल की, डज नॉट ऑफर सेम रेजिस्टेंस, तो सीधी सी बात है जिस डायरेक्शन से करंट को फ्लो होने दे रहे हैं वहाँ पे रेजिस्टेंस कम होगा, और जिस डायरेक्शन से करंट को फ्लो नहीं होने दे रहे हैं उस मोड में इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा, यानी कि डिफरेंट रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं करंट को बेस्ड ऑन दियर डायरेक्शन। जबकि बाइलेटरल में ऐसा नहीं होता है, वो दोनों डायरेक्शन से करंट आए सेम रेजिस्टेंस ऑफर करेगी। एग्जांपल देख लेते हैं, इसमें रजिस्टर होता है और यूनिलेटरल के लिए डायोड होता है। कैसे, रेजिस्टेंस है, अब रेजिस्टेंस को फ़र्क नहीं पड़ता है कि करंट इधर से आ रही है या इधर से आ रही है, ठीक है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये तो अपना काम करेंगे, इसमें बराबर लॉसेज होंगे, जो लॉसेज होने दोनों को बराबर रेजिस्टेंस देगा। जबकि यूनिलेटरल में क्या होता है कि सपोज डायोड है, अब डायोड में क्या होता है कि जब ये फॉरवर्ड बायस होता है, जब ये फॉरवर्ड बायस होगा, ठीक है, जब इसका पॉजिटिव से कनेक्ट होगा तब तो ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, बट जब ये रिवर्स बायस होगा तब ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, यानी कि ये करंट को केवल तभी पास होने देगा जब करंट की डायरेक्शन इसको फॉरवर्ड बायस बना रही होगी, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि डायोड जो होता है वो एक यूनिलेटरल एलिमेंट है। तो आई होप हैव क्लियर द डिफरेंस बिटवीन यूनिलेटरल एंड बाइलेटरल एलिमेंट्स। आगे नेटवर्क की बात करते हो, देखिए नेटवर्क क्या है, अगर सिंपल डेफिनेशन में बात करें, एक कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स फॉर्मिंग ए क्लोज लूप। करंट को फ्लो होना है, अगर करंट को हम फ्लो करा पा रहे हैं तो वो एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क बन जाता है। तो नेटवर्क करंट को फ्लो करने की जो प्राइमरी कंडीशन है वो क्या है
कि भाई सबसे पहले तो एक सोर्स होना चाहिए, एनर्जी सोर्स, जो सर्किट को एनर्जी प्रोवाइड कराए और जो उस एनर्जी का यूज़ करे। यानी कि एक सर्किट को बनाने के लिए हमें दो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, एक तो एक्टिव एलिमेंट ज़रूर होना चाहिए और कम से कम एक तो हमारे पास पैसिव एलिमेंट भी हो जो उस एनर्जी का यूज़ करे, और फिर ये लूप क्लोज होना चाहिए ताकि ये करंट हमारी फ्लो करने लगे। अगर ये करंट फ्लो कर पा रही है तब हम कहते हैं कि ये जो नेटवर्क है वो एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है। ठीक है, अब बात करते हैं बेसिक टर्मिनोलॉजी की। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी होती है जिसमें कई बार हम लोगों को कन्फ्यूजन भी होता है। कन्फ्यूजन क्या होता है कि दो टर्म्स हैं, सपोज लूप और मैश, इनमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो देखिए लूप, अगर एक सर्किट का मैंने एग्जांपल दिखाया हुआ है आपको स्क्रीन पे, तो लूप में क्या होता है कि कोई भी क्लोज्ड पाथ नेटवर्क का क्या कहलाता है, लूप कहलाता है। जैसे अगर मैं यहाँ देखूँ तो देखिए 1 2 3 4 5 6, या ये यानी कि ये एक लूप है अपने आप में। ठीक है, ये भी एक लूप है, 2 3 4 5, ये भी एक लूप है। ठीक है, 1 2 5 6। ठीक, अब ये सब तो लूप है। फिर मैश क्या है, तो मैश इज अ लूप दैट डज नॉट कंटेन एनी अदर लूप इन इट। यानी कि एक ऐसा लूप जिसके अंदर कोई और लूप ना बन रहा हो, जो अपने आप में इंडिविजुअल हो, उसको हम मैश कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं ये पहले वाले की बात करूँ 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर दो लूप बन रहे हैं, एक ये और एक ये दोनों लूप बन रहे हैं। तो मैं इसको मैश नहीं कह सकता, इसको हम मैश नहीं कह सकते। जबकि 2 3 4 5 यानी कि ये वाला, ये एक मैश है क्योंकि इसके अंदर कोई और लूप नहीं है। 1 2 5 6 ये भी एक मैश है क्योंकि इसके अंदर भी कोई और लूप नहीं बन रहा है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लूप एंड मैश। इसके साथ में मैं कंक्लूजन निकाल सकता हूँ कि ए मैश इज ऑलवेज ए लूप। यस, ये मैश है, ये लूप भी होंगी, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एवरी लूप विल बी ए मैश। बट ये नेसेसरी नहीं है कि हर मैश जो है वो लूप भी हो या हर लूप जो है वो मैश भी हो, क्योंकि जैसे ये 1 2 3 4 5 ये एक लूप तो है बट हम इसको मैश नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद एक और टर्म है छोटी सी जिसमें कन्फ्यूजन होता है, वो है नोड और जंक्शन। तो देखिए कई बार हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि नोड क्या है, जंक्शन क्या है। कई बार गलत प्रिंटिंग भी होती है, उसकी वजह से भी कन्फ्यूजन हो जाता है। तो नोड और जंक्शन में बेसिकली कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जैसा मैश और लूप में था। कि नोड क्या है, किसी पॉइंट पे अगर दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट मिलते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, नोड। यानी कि अगर सपोज ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, और एक बैटरी है, अगर मैं इसको मिला रहा हूँ तो यहाँ पे जो है ज्वाइंट करना पड़ेगा, तो ये एक नोड बन जाएगा। ठीक है, इसको हम नोड बोल सकते हैं। जैसे कि अभी हमारे पास नोड कितने, 1 2 और 5, 3 नोड हमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे ये बैटरी इसके साथ जुड़ रही है, यहाँ पे ये सोर्स, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस आपस में जुड़ रहे हैं, यहाँ ये रेजिस्टेंस जुड़ रहे हैं। जबकि जंक्शन में क्या होता है कि ये जंक्शन इज ए पॉइंट इन ए नेटवर्क वेयर 3 और मोर एलिमेंट कैन मीट। जहाँ पे 3 या 3 से ज़्यादा एलिमेंट मिलते हैं उसको हम जंक्शन बोलते हैं। दूसरी ओर जंक्शन को हम कैसे पहचान सकते हैं कि जंक्शन हम उसे बोलते हैं जहाँ से करंट का डिवीज़न पॉसिबल हो। जैसे अगर मैं यहाँ से कोई करंट आती है तो जो करंट यहाँ होगी वही करंट आर में जाएगी, तो मैं इस पॉइंट को जंक्शन नहीं बोलूँगा क्योंकि यहाँ पे करंट का डिवीज़न नहीं हो रहा है। जबकि जब ये करंट यहाँ आती है तो देखिए यहाँ से आगे बढ़ने के लिए इसको यहाँ और यहाँ डिवाइड होना होगा, तो मैं ये इस पॉइंट को जंक्शन कह सकता हूँ। ठीक है, सिमिलरली जब ये करंट यहाँ आएगी तो यहाँ से आगे जाने के लिए इसे यहाँ और यहाँ डिवाइड होना होगा, तो ये पॉइंट भी मेरा जंक्शन कहलाएगा। तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन नोड एंड जंक्शन। हम ये कह सकते हैं कि एवरी जंक्शन इज़ अ नोड। हर जंक्शन नोड तो होगा क्योंकि 2 या 2 से ज़्यादा की कंडीशन है, तो 3 भी 2 से ज़्यादा में आते हैं। तो एवरी जंक्शन विल बी ए नोड, बट एवरी नोड विल बी ए जंक्शन, इट इज़ नॉट नेसेसरी। जैसे ये नोड एक जंक्शन होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम इससे आगे आपके लिए ओम्स लॉ और उस पर डिस्कशन करेंगे, बेसिक सर्किट्स पे, इसके बाद की वीडियो के लिए।
तो अगर आप चाहते हैं कि ये अगर वीडियो आपको ठीक लगता है, आपको समझ में आ रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ताकि आपको जो नई वीडियोज़ हैं वो आपको रेगुलरली रिसीव होती रहे। थैंक यू।